हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। अभी हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो था एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। डिफरेंट डिफरेंट काइंड की हमने एडवर्टीज़मेंट के बारे में सीखा था लिखना, वो उसे कैसे लिखना है। तो आज हम जो करने जा रहे हैं दैट इज़ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस ऑफ द रेन जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, जिसके बीच में जो पोइट ने जो रेन है उसको वॉइस दी है, मतलब उसको पर्सोनीफाई किया, उसको एक लिविंग थिंग की तरह ट्रीट किया है। और इसमें पोइट वॉइस से बातें कर रहा है और वो उसकी उसके ओरिजिन के बारे में, उसकी उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहा है। उसे पूछ रहा है वो कि वो कौन है, और हम देखेंगे कि कैसे वॉइस उससे बात करती है और उसको अपने ओरिजिन के बारे में, अपनी होने के बारे में, या अपनी फीलिंग्स, अपनी मदर अर्थ के बारे में उसे बताती है। तो वो जो बात कर रहा है पोइट, तो उस बात को वो हमें ट्रांसलेट करके, जो रेन के जो फीलिंग्स है उसको ट्रांसलेट करके हम रीडर्स के लिए वो प्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए इसका नाम द वॉइस ऑफ द रेन रखा गया है। तो आई होप आपको ये पोएम बड़ी पसंद आएगी। और ये जो पोएम है वो बड़ी ही ईजी है। इसमें वाटर साइकिल, जो आपका रेन साइकिल है, जो आपने पहले अप टू 10th साइंस में भी पढ़ा है, तो उसी चीज़ों को डिफ़ाइन किया गया है और बड़ा ही ईजी है। प्लीज़ लिसन इट केयरफुली, तभी हम उस चीज़ को एंजॉय भी कर पाएंगे और अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो ये जो पोएम है इसको वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। तो वॉल्ट विटमैन जो है वो, वैसे इसका नाम वॉल्टर विटमैन है, बट ये वॉल्ट विटमैन के नाम से ज़्यादा फेमस है। तो देखते हैं कि वॉल्ट विटमैन ने कैसे इस पोएम को हमारे सामने प्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पोएट ऑफ द पोइट्री, जिनका नाम है वॉल्टर विटमैन। ये वैसे ज़्यादातर वॉल्ट के नाम से जाने जाते थे, फेमस थे। ये एक अमेरिकन पोएट थे, एसेइस्ट थे और जर्नलिस्ट थे। ये ह्यूमनिस्ट भी थे और ये पार्ट थे ट्रांजिशन पीरियड का, जो ट्रांसेंडेंटलिज्म और रियलिज्म के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड था, जो ट्रांसेंडेंटलिज्म से रियलिज्म में कन्वर्ट हो रहा था, वो जो फेज उसका जो ट्रांजिशन था, मतलब कन्वर्ट हो रहा था, जो उसका एक पार्ट थे। इनके वर्क में हम इन दोनों मतलब दोनों जो रियलिज्म और ट्रांसेंडेंटलिज्म का, दोनों का इफेक्ट देख सकते हैं। वॉल्ट विटमैन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पोएट थे अमेरिकन कैनन में, मतलब जो अमेरिकन वर्क था उसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पोएट थे, और ये अक्सर फादर ऑफ फ्री वर्स के नाम से फेमस थे। तो आई होप आपको जो इसका पॉइंट है उसके बारे में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इन दिस पोएम द वॉइस ऑफ द रेन इज बीइंग पर्सोनिफाइड। मैंने जैसे आपको बताया कि किसी जो चीज जो कि एक लाइक पर्सन नहीं है, बट हम उसको एक इमेज देते हैं। जैसे इसमें वॉइस ऑफ द रेन, मतलब रेन अगर बोल रही है, उसकी आवाज सुन रही है, मतलब उसको पर्सोनिफाई किया गया है, उसको एक शेप दी गई है। द रेन एंड द स्पीकर हैज अ टॉक अबाउट द साइकिल ऑफ रेन। जो इसमें पोइट है वो रेन से बातें कर रहा है, स्पीकर जो है पोइट है वो रेन से बातें कर रहा है, और वो दोनों रेन साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। रेन साइकिल आपने साइंस में भी पढ़ा है ना, कैसे पानी लाइक इवेपोरेट होकर हम ऊपर जाता है आसमान में, और फिर वो वापस रेन बनकर वापस अर्थ के ऊपर आता है। तो वही रेन साइकिल को इसमें डिस्क्राइब किया गया है। The author is connecting a link between the everyday falling of rain with his spiritual thought. वो अपने स्पिरिचुअल थॉट और जो रेन का साइकिल है एवरीडे का, उसकी फॉलिंग है अर्थ के ऊपर, उसके बीच में एक कनेक्ट लिंक कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो पोएम हम स्टार्ट करते हैं। एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। जो इसमें आई है दैट इज यूज्ड फॉर पोएट। पोएट बोल रहा है कि मैं, कहता पोएम जो स्टार्ट हो रही है, पोएम ना, पोएम में पोएट आस्क कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर है, मतलब रेन है, उसको उसके बारे में, उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछ रहा है कि तुम कौन हो। जो सरप्राइज होकर जो पोइट है वो उससे बात कर रहा है। विच स्ट्रेंज टू टेल, गिव मी एन आंसर एंड हेयर ट्रांसलेटेड। और कहते हैं कि पोइट को बड़ा सरप्राइज हो रहा है कि रेन रिप्लाईज कर रही है
रिप्लाई कर रही है उसके क्वेश्चंस का, और जिसे पोएट जो है वो ट्रांसलेट करके अपने रीडर्स को या जो आप लोग ऑडियंस है उनको बता रहा है। क्या बता रहा है वो, सुनिए जरा। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। जो रेन कह रही है कि वो अपनी आवाज में बोल रही है पोएट से कि मैं अर्थ की पोएम हूँ, मतलब इस धरती का गाना हूँ, गीत हूँ। द रेन इज ट्राइंग टू से दैट एज म्यूजिक और पोएट्री गिव्स प्लेजर टू ह्यूमन बीइंग, द रेन गिव्स हैप्पीनेस टू द मदर अर्थ। ठीक है, वो उसके वॉइस के बारे में बोल रही है। एटर्नल आई राइज इन palpable आउट ऑफ द लैंड एंड द bottomless sea, upward to the heaven whence vaguely formed, altogether changed and yet the same। अब वो क्या बता रही है, अपनी आवाज में बता रही है कि जो कहते हैं मैं वो गाना हूं जो कि अर्थ को बहुत ज्यादा प्लेजर देती है, ठीक है, और वो अपनी मदर अर्थ को बहुत सारी हैप्पीनेस देती है। क्या, कैसे वो देती है हैप्पीनेस, वो बता रही है कि मैं कहती धरती से एटर्नली, एटर्नल क्या होती है, जो चीज हमेशा रहती है, कभी भी मरती नहीं है, उसके बारे में बात कर रही है। वो बता रही है कि पोएट से, वो पोएट उसे बोल रहा है कि जो रेन है वो एक एटर्नल प्रोसेस है, बट कहते हैं ये डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट टाइम मतलब लेती है, पाल्पेबल आउट ऑफ लैंड। वो कहती है मैं एटर्नल हूँ और मैं धरती पर सर, धरती पे से उठती हूँ, और कहाँ से वो इवेपोरेट होता पानी, हमारी अर्थ पे से, और बॉटमलेस सी, जो सी है जिसका कोई बॉटम नहीं होता, वो सी पे से पानी उड़ता है, इवेपोरेट होता है। इनटेंजिबल है, इनटेंजिबल क्या है, वो जब उड़ता है इवेपोरेट होता है तो हम उसे देख नहीं सकते, इनटेंजिबल, उसे हम टच नहीं कर सकते। और वो जो उड़कर कहाँ जाता है, अपवर्ड द हेवन, ऊपर आसमान में, आसमान मतलब स्वर्ग में जाता है। और कहते हैं वहां पर ऊपर जाकर वो क्या करता है, क्लाउड्स की शेप ले लेता है, और इससे क्या होता है उसकी फॉर्म भी चेंज हो जाती है और उसकी शेप भी चेंज हो जाती है। और जो बट जो उसका, उसकी आइडेंटिटी है वो सेम रहती है। और जो वेपर्स और क्लाउड्स होते हैं वो पानी से भरे होते हैं, और वो फिर अगेन ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ऑल टुगेदर चेंज, वो चेंज हो जाती है उसकी शेप भी और उसका कंटेंट भी। बट एक्चुअल में वो क्या है, वो सेम ही है। सेम कैसे है, वो रेन ही है, वो पानी ही है, ठीक है, जो उसका नेचर है वो नहीं चेंज होता। नेक्स्ट आप देखें, I descend to lave the draughts, atomies, dust layers of the globe। अब देखो जब बारिश पड़ती है तो क्या होता है, जो हमारे आसपास धरती पे या हमारे जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, हमारे जो सराउंडिंग्स होती है उस पर जो मिट्टी धूल जमी होती है वो सब साफ हो जाती है जब बारिश होती है। आपने देखा है ना, जो पेड़ है वो ऐसे लगता है बिल्कुल नए नए हुए, नए नए है, मतलब बिल्कुल उनका कलर इतना सुंदर ब्राइट लगता है। जो हमारी सराउंडिंग्स होती है, जैसे फर्श है, सड़कें हैं, गलियां हैं, वो बिल्कुल साफ हो जाती है। जो डस्ट है, डस्ट लेयर है, वो सारी खत्म हो जाती है ना। तो हर चीज ऐसे लगती है नई है, नई पैदा हुई है। द रेन ड्रॉप्स पोर डाउन फ्रॉम द अबव, कहते हैं जब वो ऊपर से नीचे गिरते हैं, अब पोर डाउन मतलब नीचे गिरते हैं अबव से, आसमान से, तो क्या होता है कि वो जितने भी ड्रॉट्स हैं और डस्ट लेयर है, ठीक है, जो अर्थ के ऊपर, उसको सारा साफ कर देते हैं, धो देते हैं। इट सेटिस्फाई द थर्स्ट ऑफ द ड्राई अर्थ। अब क्या होता है, जैसे अर्थ है, आपने देखा होगा गर्मी से क्या होता है, सारी तरफ गर्मी होती है, और जो जमीन है, हमारी धरती है, वो भी बिल्कुल जल रही होती है, तप रही होती है। और जब बारिश पड़ती है तो आपने देखा ना, तो एक बार पानी जो जमीन के ऊपर जब फर्स्ट टाइम पड़ता है तो वो सारा इवेपोरेट हो जाता है, मतलब वो धरती अपने अंदर सोख लेती है। मतलब ऐसे लगता है कि जो जैसे जो थर्स्टी अर्थ है उसकी प्यास, जो थर्स्ट है वो बुझ गई है। तो कहते हैं वो जब आती है वो अपनी मदर अर्थ को, उसकी थर्स्ट को, उसकी प्यास को बुझाती है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न। वो कहती है अगर मैं ना आऊं तो, जो कहते हैं जो, जैसे आपने देखा होगा जो अर्थ के अंदर, मिट्टी के अंदर जो सीड्स होते हैं, है ना, वो पड़े होते हैं, अनबोर्न होते हैं, मतलब वो अभी अंकुरित नहीं होते, फूटे नहीं होते हैं। तो कहते हैं अगर वो अर्थ कहती है अगर मैं धरती पर ना आऊं तो जितने भी जो सीड्स हैं वो अनबोर्न है ना, लेटेंट है, वो सिर्फ सीड्स ही रह जाएं, मतलब वो कभी भी पौधों में कन्वर्ट नहीं होंगे। मतलब देखो कई, कितनी हमारे चारों तरफ इतने सारे प्लांट्स लगे होते हैं ना, अपने आप उग जाते हैं। वो कैसे होता है, हम जैसे कोई फ्रूट खाते हैं तो जो उसके फ्रूट के जो सीड्स हैं वो इधर उधर गिर जाते हैं, धरती में दब जाते हैं, और जब बारिश होती है तो उसको पानी मिलता है,
तो वो क्या होता है, प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फूटते हैं और फिर वो ट्रीज या प्लांट्स का रूप ले लेते हैं, है ना। तो अर्थ के ऊपर, अर्थ के अंदर जो सीड्स छुपे होते हैं अर्थ के अंदर, तो रेन बोलती है अगर मैं ना हूं तो जो ये सीड्स हैं वो अनबोर्न रह जाएंगे, कभी भी पैदा नहीं होंगे। एंड फॉर एवर by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it। अब वो क्या बता रही है, अर्थ क्या, रेन क्या कह रही है, कहती मेरी जो प्रोसेस है वो मैं कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस में हूँ, फॉर एवर है, हमेशा आती हूँ मैं, डे भी नाइट में भी। और कहती जब भी मैं आती हूँ तो कहती मैं अपनी जो अर्थ है, मेरा ओरिजिन है, मेरी मदर है, मैं उसको लाइफ, वाटर, ठीक है, सीड्स हैं जो अलग अलग, उनको नई लाइफ देती हूँ, अपनी मदर को नई लाइफ देती हूँ, वाटर देती हूँ। और जिससे क्या होता है, जो उसके आसपास की जो सारी चीजें हैं वो बड़ी सुंदर हो जाती हैं, प्योर हो जाती हैं, प्योर मतलब साफ हो जाती हैं, ठीक है। और जो अर्थ है वो फुल ऑफ ग्रीनरी हो जाती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। आपने देखा ना, जब बारिश होती है तो जो ग्रीनरी है वो ज्यादा मतलब उभर के नजर आती है ना। जैसे मैंने आपको बताया, जो डस्ट लेयर्स है साफ हो जाती हैं और सारी तरफ बिल्कुल साफ साफ हो जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो अर्थ है वो बिल्कुल यंग हो गई है ना, नई हो गई है, ठीक है। तो वो बताती है कि जो जो सारी चीजें डल होती हैं, लाइफलेस होती हैं, तो वो दोबारा से यंग हो जाती हैं। तो वो अर्थ, अर्थ के जो ओरिजिन है उसको, लाइक अर्थ जो उसका ओरिजिन है, उसकी मदर है, वो कहती है जब भी मैं आती हूँ अपनी मदर को एक नई लाइफ देती हूँ, जहां से मैं पैदा हुई हूँ उसी को एक नई लाइफ देती हूँ। For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, reckoned or unreckoned, duly with love returns। वो क्या कहती है, लास्ट टू लाइंस में पोइट अपने अपने वर्ड्स में बताता है, कहता वो his reflection upon the answer given by the rain, the poet observed that the life of rain is similar to that of a song। कहता जो लाइफ की रेन है वो, सॉरी, रेन की लाइफ है वो एक सॉन्ग जैसी है, ऑब्जर्व करता है, वो कहता है बिल्कुल सिमिलर है सॉन्ग जैसी। अ सॉन्ग और पोएम इज क्रिएटिविटी एट इट्स बेस्ट। कहते हैं सॉन्ग या पोएम मतलब एक बेस्ट क्रिएटिविटी होती है। इट इट हैज द पावर टू काम, हील, रिजेविनेट, ट्रांसफॉर्म एंड थ्रिल इन द सेम वे। कहते हैं जो एक गाना होता है ना या पोएम होती है, कहते हैं उसके अंदर पावर होती है किसी को शांत करने की, हील करने की, मतलब कोई अगर लाइक कोई दुखी है तो उसको खुश करने की, हील करने की उसके दुख को, और किसी चीज को ट्रांसफॉर्म और थ्रिल करने की, लाइक जो उसका दुख है वो एक हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह कहता है जो रेन है सेम, वो क्या करते हैं, रिपीटेड इवेपोरेशन एंड condensation purifies the rain, the entire environment get drenched in the rain, dust particles settle down and there is greenery everywhere। डस्ट पार्टिकल धुल जाते हैं, सारी तरफ ग्रीनरी हो जाती है, सारी तरफ सफाई हो जाती है, अर्थ जो है वो बिल्कुल यंग लगती है, ब्यूटीफुल लगती है। इसलिए पोएट इसमें एक पैरेलल, लाइक कंपैरिजन, पैरेलल कर रहा है एक अर्थ को, सॉरी रेन को और सॉन्ग को या पोएम को, ठीक है। कहते दोनों में रिदम है, म्यूजिक है, एबिलिटी टू थ्रिल है, बोथ जो है हमारी लाइफ को, दोनों चीजें, रेन भी और सॉन्ग या पोएम भी हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। तो दैट इज ऑल अबाउट द पोएम। इस पोएम में पोएट ने रेन की खूबसूरती को शो किया है, रेन की आवाज में जो रेन की फीलिंग्स या अर्थ के लिए उसको हमारे सामने प्रेजेंट किया है। तो दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। अब हम इसके पोएटिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, ये होती है personification, one of the most commonly used and recognized literary device, ज्यादातर यूज की जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि रेन को पर्सोनिफाई किया है। इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ अटैचिंग ह्यूमन ट्रेड्स एंड कैरेक्टर्स विद इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। जो जिन ऑब्जेक्ट्स में जान नहीं होती उसके साथ ह्यूमन ट्रेड्स और क्वालिटीज को या कैरेक्टर्स को अटैच किया जाता है। personification although rain is non living thing, yet the poem treats it like living thing। जैसे आपको बताया गया कि रेन जो एक नॉन लिविंग थिंग है, बट पोएट ने
पोएट ने उसकी आवाज, हमें आवाज, जैसे पोएट से बातें कर रहा है, इसका मतलब वो एक लिविंग थिंग है, तभी पोएट उसे बात कर रहा है ना। तो पोएट ने उसे एक लिविंग थिंग के मतलब जिंदा चीज के तरह ट्रीट किया। सो द रेन हैज बीन पर्सोनिफाइड एज इट हैज बीन गिवन अ वॉइस इन द रेन। जैसे कहते हैं उसे पर्सोनिफाई किया है और उसे आवाज दी है, उसकी आवाज के थ्रू ही उसने उसकी फीलिंग्स अपनी मदर अर्थ के लिए हमारे सामने प्रेजेंट की है। One is metaphors. Metaphors are one of the most extensively used literary device. A metaphor refers to a meaning or identity ascribed to one subject by way of another. In a metaphor, one subject is implied to the another as so as to draw a comparison between their similarities and shared traits. ठीक है, इस मेटाफर में क्या होता है कि दो चीजों को पैरेलल में रखकर उनकी सिमिलैरिटी और शेयर ट्रेड्स को डिफाइन किया जाता है। एक कंपैरिजन मतलब इसमें प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि हमने मेटाफर देखा है, जैसे आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। ठीक है, पोएम ऑफ द अर्थ, जो रेन है और पोएम ऑफ द अर्थ, इनको इनके बीच में लाइक सिमिलैरिटीज दिखाकर इनके जो सिमिलर ट्रेट्स है और उनके कंपैरिजन को शो किया गया है। ठीक है, अगला हाइपरबोल। हाइपरबोल derived from a Greek word meaning overcasting is a figure of speech that involves an exaggeration of the ideas for the sake of emphasis. It is a device that we employ in our day-to-day speech. Therefore, a hyperbole is an unreal exaggeration to emphasize the real situation. We see hyperbole in the line bottomless sea. कहते हैं किसी चीज को ना ओवरकास्ट करने के लिए, एग्जैजरेट करके उसके आइडिया को शो किया जाता है। हम डे टू डे लाइफ में इसका बड़ा यूज करते हैं, किसी एक सिचुएशन को एम्फसाइज करने के लिए, अनरियल एम्फसाइज करने के लिए रियल सिचुएशन को लाइक यूज किया जाता है। जैसे हमने देखा बॉटमलेस सी। अब सी का बॉटम तो होता ही है ना, पर उसको एग्जैजरेट किया गया है, उसे बॉटमलेस सी कहा गया है ना। तो दैट इज हाइपरबोल। इमेजरी। इमेजरी क्या हो रही है, एक लिटरेरी टेक्स्ट है ये। ऑथर यूज कर रहा है एक विविड और डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू ऐड डेप्थ टू देयर वर्क। इट अपील्स टू ह्यूमन सेंस टू डीपन द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क। Powerful form of imagery engage all of the senses. Imagery in the first line of the poem. Soft falling shower. अब जो शावर है सॉफ्ट फॉलिंग, इमेजिन किया गया है कि जो बारिश की बूंदे है वो सॉफ्ट है, धीरे धीरे सॉफ्ट फॉलिंग, बड़े प्यार से जमीन पर वो शावर पड़ रहा है। गिव्स द रीडर एन इमेज ऑफ जेंटल रेन। जैसे जब ड्रिजलिंग होती है तो दैट इज सॉफ्ट फॉलिंग शावर, है ना, वही शावर होता है ना। बट अब हमें उसने ड्रिजलिंग लिखता तो वो इतनी मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं आती, इमेज क्रिएट नहीं होती। सॉफ्ट फॉलिंग वर्ड यूज किया उसने, तो जो रीडर है उसके सामने एक डिफरेंट सी इमेज जो है वो क्रिएट हो रही है। भी वो हम इमेजिन कर पा रहे हैं भी वो जो जेंटल रेन कितनी खूबसूरत लग रही है ना धरती पर गिरती हुई, दैट इज इमेजरी। एंटीथेसिस। एंटीथेसिस which literally means opposite in a rhetorical device in which two opposite ideas are put together in a sentence to achieve a contrasting effect। दो opposite idea को इकट्ठे सेंटेंस में यूज किया जाता है ताकि उन दोनों के बीच में कंट्रास्ट शो किया जाए। ठीक है, द आइडिया ऑफ कंट्रास्ट बाय पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्रास्टेड फ्रेजेस और क्लॉजेस। एग्जाम्पल क्या है, अपवर्ड टू हेवन whence regularly formed altogether changed and yet the same। वो कहते हैं भाई हेवन के अंदर ऊपर गई है, ठीक है, वो कहते चेंज हुई है पर फिर भी वो सेम है, मतलब चेंज भी हो गई और सेम भी है। चेंज कैसे हो गया, पानी इवेपोरेट हो गया, है ना, इवेपोरेशन, वाटर वेपर्स बन गए, वी कांट सी देम, ठीक है, पर फिर भी वो कहता सेम है, मतलब है तो वो पानी ही ना। तो ये क्या कंट्रास्ट है, ऑल टुगेदर चेंज्ड येट द सेम, चेंज भी है और सेम भी है। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द पोएम
आई होप आपको ये जो पोएम है वो बहुत क्लियर होगी, है ना। और दैट इज वेरी ब्यूटीफुल पोएम। और इस पोएम में जो राइटर है, सॉरी जो ऑथर है और पोएट है, वो अपने अपनी ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन रेन के साथ हमें सुना रहा है, बता रहा है कि रेन कैसे उसके हर क्वेश्चन का आंसर कर रही है और वो अपनी मदर अर्थ के लिए, अपने ओरिजिन के लिए क्या फील करती है ना। और कैसे वो जो वाटर साइकिल है, जो रेन साइकिल है, उसको कितना ब्यूटीफुली उसने प्रेजेंट किया है। जो रेन साइकिल है दैट इज ऑल्सो साइंटिफिक टर्म ना, साइंटिफिक है, और बट उसको उसने पोइटिक वे में कितना ब्यूटीफुली हमारे सामने प्रेजेंट किया है। तो थैंक यू सो मच।